हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इसके आज लघुतरीय क्वेश्चन चलेगी ना। कल हम लोग पढ़े थे अति लघुतरीय, आज पढ़ेंगे लघुतरीय। चलिए, तो बुआ जी हम लोग कहानी में क्या पढ़े थे मालूम है ना। कहानी में हम लोग पढ़े थे कि राजा निरंकुश था, उनकी जो रानी थी वो भी बड़ा फिजूल खर्ची थी, जिसके कारण पूरा राज्य खोखली हो गई, पूरा राज्य के लोग गरीब हो गए। वहाँ के जो प्रिय भोजन थी पाव रोटी, ओकरा भी कमी आ गई थी। नहीं, सब महिला सब पाव रोटी के दुकाने पर हमला कर दिया। नहीं, जेकरे कारण राजा और सेना के बीच में लड़ाई हो गया, जनता के बीच में लड़ाई हुआ। और वही धीरे धीरे भड़कते 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 एक दिन ऐसा आया कि सब जनता मिल के राजा को फांसी की सजा दे दिया था। नहीं हुआ? यही क्रांति हम लोग पढ़े थे विस्तार से। तो इसके लिए आप वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अगर देख लिए हैं तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मनोरंजन थोड़ा सा हो जाए तब आगे चलेंगे। आज जो दुख सह रहा है, आज जो दुख सह रहा है, कल वही राज करेगा। मेहनत कर तकदीर का दरवाजा खुद खुलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपके जो तकदीर हैं उनके दरवाजे खुद खुल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि मेहनत से सब कुछ होगा। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करते हुए समय सारणी को देखते हुए चलते हैं लघुतरीय क्वेश्चन नंबर 1। फ्रांस की क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बटा था? तब फ्रांस की क्रांति के समय समाज पहले वर्ग में थे कुलीन, दूसरे में और तीसरे में थे ना, ऐसे आगे पीछे लिखा गया है। पहले में कौन थे? कुलीन, दूसरे में और तीसरे में। चलिए अब आगे बढ़िए। तीसरे वर्ग की स्थिति कैसी थी? तब बेकार। तीसरे वर्ग की स्थिति, उसके पास जमीन भी कम, धन व्यापार भी कम और टैक्स ज्यादा देना है, तो गरीबी स्थिति ज्यादा थी। शिक्षा भी अधिकार नहीं, क्लियर। राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जनसाधारण तृतीय वर्ग की स्थिति बेकार ही थी। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में थी? कौन कौन? कुलीन, पादरी, जनसाधारण। अब आपसे पूछ रहा तीसरे वर्ग की स्थिति कैसी थी? तब तीसरे वर्ग की स्थिति बहुत ही बेकार थी। उसके पास ज्यादा संपत्ति भी नहीं थी, कोई रोजगार के अच्छे अवसर भी नहीं थे, कोई राष्ट्रीय चेतना जागरण उनके मन में नहीं था, मतलब राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते थे। और सबसे ज्यादा कर उन्हीं को देना पड़ता, उनके साथ भेदभाव नहीं, ये इसीलिए उनकी स्थिति अच्छी। अब आगे, फ्रांस की गति में रूसों का क्या योगदान है? देखिए, फ्रांस की जो क्रांति हुई ना, क्रांति होना चाहिए, देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति होगा, यहाँ गति लिखा गया गलती से, क्रांति। फ्रांस की क्रांति में रूसों का क्या योगदान है? तो देखिए, रूसो एक ये बौद्धिक लोग थे। रूसो क्या थे? एक, और उनका मानना था कि सब साधारण जनता लोगों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए, रूसो और फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था, वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। माने वह चाहता था कि देश में राजतंत्र नहीं हो, लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या नाम था उसकी पुस्तक का नाम? उसमें उसने जनमत को ही सर्वशक्तिशाली माना। क्या माना? जनमत को। और राजा जनता के प्रति आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए बनी थी। वह वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट था। माने उनका कहना था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अर्थात जंजीर को तोड़ फेंकने को कहा गया। कहा कि आप जंजीर में है ना, आप पैदा हुए थे स्वतंत्र ना, लेकिन यहाँ राजा के नियम से बंधे हुए हैं ना, इन नियम को क्या करो? तोड़ दो, है ना। यानी टैक्स नहीं दो सरकार को, और टैक्स देगा तो सब देगा, एगो हम ही काहे देंगे ना।
चलिए, अर्थात क्रांति लाने में किनका विचार? रूसों का बहुत बड़ा नहीं, फिर समझते हैं। फ्रांस की क्रांति में रूसों का बहुत बड़ा योगदान, फ्रांस के महान दार्शनिकों में रूसों का योगदान है। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी द सोशल कंट्रैक्ट, उनमें जनमत को उन्होंने महत्वपूर्ण बात माना। उनका मानना था कि समाज के सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक में विचार करते थे। वो कहते थे कि लोग स्वतंत्र जन्म लिया है, फिर यहाँ पर लोग जब आते हैं संसार में तो कई नियमों कानून से बंध जाते हैं, इसीलिए इस नियम कानून को क्या करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। मानव अधिकार, मानव एवं नागरिक के अधिकार की घोषणा में किस पर बल दिया गया? देखिए, मानव एवं नागरिक अधिकार की बात होगा तो इसमें स्वतंत्रता के नियम पर बल दिया गया होगा। किस पर लिखेंगे? मानव एवं नागरिक के अधिकार के नियम में स्वतंत्रता के नियमों पर बल दिया गया। उसमें बताया गया कि हम जितने फ्रांस के लोग हैं, चाहे वो कुलीन हो, चाहे पादरी हो, चाहे जनसाधारण लोग हो, जिसके पास जैसी आमदनी है, जिसके पास जैसी संपत्ति है, सब लोग उस हिसाब से कर देंगे। उस हिसाब से, यानी जो गरीब है वो कम कर देगा और जो अमीर है वो ज्यादा कर देगा। आम साधारण लोगों को भी राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर उसमें योग्यता है मंत्री बनने का, जनसाधारण है, छोटा वर्ग का आदमी है, तो वो मंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं कि कुलीनी का बेटा राजा बनेगा, पादरी का बेटा पंडित बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा सबको बराबर का अधिकार। ये किसमें का बताया गया? मानव एवं नागरिक अधिकार में। किसी को दिक्कत? चलते हैं आगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया? तो अभी पहले वाले वीडियो में देखे हम लोग कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई तो वहां किसकी स्थापना हुई? लोकतंत्र की। अब फ्रांसीसी सेना यहां से गया था लड़ने, जब वो लौट के आया तो देखा कि हमारे देश में लोकतंत्र, ओकरे से सीखने मिला। केकरा से? अमेरिका से। तब ना वो अपने देश में लड़ाई शुरू कर दिया। तब फ्रांसीसी क्रांति में किसका योगदान? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा। न वहां क्रांति हुई होती, वहां पर न लोकतंत्र की स्थापना होती, न फ्रांस में भी लोगों के समझ में आता, न क्रांति होती। क्लियर? तो लिखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। जब वहां से लोग लौट के आए तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोकतंत्र है, जनतंत्र है, और हमारे देश में जनतंत्र, और इसी जनतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति शुरू कर दिया सब लोग। कौन? फ्रांसीसी लोग। आगे चलेंगे। वास्तिल के पतन फ्रांसीसी क्रांति में क्या महत्व था? तो हम लोग बताए थे कि फ्रांस में क्या हुआ, अकाल पड़ा 1789 में, भूखमरी की स्थिति आ गई। वहां के जो प्रिय भोजन थे पाव रोटी, उसकी कमी हो गई। तब महिला लोग पाव रोटी की दुकानों पर, फैक्ट्री पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो अब फैक्ट्री वाला सब राजा को गुहार लगाया, ए राजा बचावा हो। तो राजा भेज दिया सेना। सेना भेजा तो आम जनता, महिला सब मिल के सेना के साथ लड़ाई कर दिया, आज सेना को उठम पटकी करके भगा दिया। ओकरे बाद वहां का प्रसिद्ध था बास्तिल नामक एगो जेल, जेल पर हमला कर दिया। और वहां पर जो कैदी था उसको रिहा कर दिया। वहां पर जो अनाज रखल था, खदान, उसको लूट लिया। नहीं, इसमें राजा की क्या हुई? हार। राजा की क्या हुई? और जनसाधारण लोगों की हो गई जीत। यही थी बास्तिल की पतन। ये कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को। 21 महीना बाद 14 मई को बुलाया गया था बैठक, नहीं बुलाया? तभी ना फिर आंदोलन हुआ। तो समझ गए ना बास्तिल का पतन? लिख देंगे ना। पाव रोटी की कमी के कारण वहां पर लोग आक्रमण किए, राजा की तरफ से सेना आया, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अब लड़ाई में वहां पर क्या हुआ कि लोग वहां के जेल पर हमला कर दिया। और जेल पर हमला किया तो जेल को तोड़ ताड़ के सब कैदी को भगा भी दिया। और वहां पर जो राजा का खदान था ऑन, उस सबको लूट लिया। क्लियर? यही था। और उसी दिन जो है 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया।
रॉबस्पियर के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए रॉबस्पियर, सुनिएगा, रॉबस्पियर जैकोबियन दल का नेता था। अब से कोई पूछे कि रॉबस्पियर कौन थे? जैकोबियन दल के नेता। जैसे अभी देखिए जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन? नरेंद्र मोदी जी। क्या? उसी तरह से जैकोबियन दल के नेता कौन? रॉब्स। 1792 में रॉबस्पियर ने खदानों की कमी और महंगाई को मुद्दा बनाकर जगह जगह विद्रोह कर दिया। 1792 में रॉबस्पियर ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया कि भाई यहाँ खदान की कमी है, अनाज की कमी है। देखिए विद्रोह कर दिया। पेरिस में नागरिकों नगरपालिका को भंग कर क्रांतिकारी कम्यून, पेरिस कम्यून ने शासन अपने हाथों में ले लिया। 10 अगस्त 1792 को ट्यूडेलियो में राजमहल पर पेरिस वालों का आक्रमण किया। राजा बंधक बना लिए गए। नेशनल असेंबली पर दबाव बढ़कर राजा और परिवार को गिरफ्तार कर प्रस्ताव पारित करवाया गया और असेंबली की चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया। नई असेंबली में उग्रपंथी जैकोबियन का बहुमत मिल गया। क्लियर, समझ में आई बातें? यानी कहने का अर्थ है जैकोबियन दल वाले ने, जो उसके नेता थे रॉबस्पियर, वह 1792 में पहले वहां पर जगह जगह क्या करवाया? आंदोलन करवाया कि यहाँ महंगाई है। वहां के जो मतलब सभा थे उसको क्या कर दिया? वो भंग कर दिया संसद को, और राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ वहां पर नई असेंबली बनाई और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दिया। अगला, फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप का वर्णन। तो हम लोग पढ़े थे स्वरूप में कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तब 5 मई को हुई थी। कब हुई थी? 5 मई। लिखेंगे जब राजा ने जनरल स्टेटस की बैठक बुलाई तो वहां पर कुलीन, पादरी और जनसाधारण तीनों पहुंचे। कुलीन और पादरी को अंदर जाने का अधिकार मिला, लेकिन जनसाधारण को, बस जनसाधारण वहीं पर बवाल शुरू। कहा कि कोई नियम नहीं चलेगा, अब चुनाव होगी, सब लोगों को एक वोट डालने का अधिकार मिलेगा, और जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा ये नियम कानून पारित। पूरा बवाल काटा, एकदम तोड़ फोड़ हल्ला बवाल हो गया पूरा, समझ रहे ना? तो यही था पहला क्रांति का स्वरूप। फिर उसके बाद 1.5 महीना बाद, यानी मई के बाद हुआ जून जुलाई, 15 जुलाई को 1789 में 15 जुलाई को हुआ था, 1.5 महीना बाद हुआ था। वहां पर लोग बैठक बुलाए। फिर कहाँ? वहां पर क्या कहते हैं उसको, बरसाई में। बरसाई में एक था टेनिस के मैदान, उस मैदान में लोग जुटे और राष्ट्रीय सभा की बैठक किए, मैंने नाम बनाए और कहा कि ऐसा संविधान बनाया जाएगा कि राजा के जो अत्याचार है उसके अंकुश लगाए जाएंगे, मैंने राजा पर प्रतिबंध। और उसके बाद फिर बवाल शुरू हो गया, नहीं हो गया? तो ये थे क्रांति के स्वरूप। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में फ्रांस क्रांति का महत्व है। देखिए तब फ्रांस की क्रांति वहां हुई, कहां? फ्रांस में। तो वहां पर क्या बना? लोकतंत्र की स्थापना हुई, गणतंत्र स्थापित हुआ, और कुछ ही दिन में फ्रांस शक्तिशाली बन गया। तो दुनिया के और देश सब समझने लगा कि फ्रांस में भी इस तरह का शासन हो जैसा है वैसे हमारे देश में भी शासन होना चाहिए, और इसीलिए सब देश में अब जो है क्रांति होना। क्या? अब भारतों में क्रांति हुआ। कौन क्रांति शुरू किया? टीपू सुल्तान, ठीक है। लेकिन हमारे देश में भी टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया? क्रांति जोर कर दिया। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव दुनिया पर पड़ा? हाँ बिल्कुल पड़ा। सब देश में सोचा कि हमारे देश में भी क्या होना चाहिए? राजतंत्र नहीं चाहिए, चाहिए हमारा। एनी डाउट्स? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। लेकिन एक चीज और, देख रहे हैं ना कितने पसीने से हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो जब आप पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो से तो थोड़ा सा समझ ही रहे हैं कि आपका दायित्व बनता है कि एक प्यारी सी उसमें ऐसे वाला भेजिएगा। इसको क्या बोलते हैं भाई? इमोजी कहते हैं, नहीं? यानी कहने का अर्थ है, इसका मतलब हुआ कि हम आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, नहीं? तो ऐसा भेजिएगा, हमारा भी हृदय गदगद होगा, ठीक है। और आपके लिए हम थोड़ा सा लाएंगे मनोरंजन की चीजें। तो तब तक के भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। की बड़ा उदास बोल